स्वागत है। जैसा कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं मूल अधिकारों के बारे में, पिछली 2-3 अपनी वीडियो आई है और वहाँ तक अपने मूल अधिकार चल रहे हैं, जिसमें से अंतिम और प्रमुख जो एक व्यक्ति के लिए हथियार है, अधिकारों की एक ढाल है, वो अंतिम तौर पर जो हमारा अधिकार है वह अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संवैधानिक उपचार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में, इसमें 32 आगे चलते हैं, ये उस प्रकार का अधिकार है जैसे कि हम कहें कि उपचार मानी इलाज, एक डॉक्टर से परामर्श कि जब कभी भी हम पर कोई भी भारी बीमारी आक्रमण करती है तो हम किसकी शरण में जाते हैं उपचार के लिए, कि हम डॉक्टर की शरण में जाते हैं और डॉक्टर हमारा इलाज करता है और उस बीमारी से हमें निजात दिलाता है। अब उसी प्रकार अगर इसमें भी हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और ये संविधान है, तो हम इसमें उपचार के तौर पर कहाँ जा सकते हैं? तो इसमें उपचार के तौर पर हमारे पास एक सबसे बड़ा डॉक्टर माना गया है और वो होता है हमारा कौन? न्यायालय। कौन होता है? न्यायालय। जब कभी भी आपके साथ कोई भी गलत किया जाता है या आपके साथ कोई दंड दिया जाता है या आपको मारा जाता है, पीटा जाता है या और कोई प्रकार से आपका कुछ शोषण किया जाता है या आपकी चीजों को हड़पा जाता है, तो आप कहाँ जाते हैं? पुलिस की शरण में जाते हो नहीं जाते? तो पुलिस उसके बाद फैसला पुलिस थोड़ी करती है, फैसला कौन करती है? हमारी न्यायपालिका। तो उसी प्रकार से संवैधानिक उपचार के अधिकार को हम न्यायालय मानते हैं। ये संविधान में जो जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं उन सभी के उपचार के तौर पर सहायक सिद्ध होता है। चलते हैं, संवैधानिक उपचारों का सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये भारतीय संविधान में न हो अकेला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसके अभाव में सभी मौलिक अधिकार शून्य माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? शून्य माने जाते हैं। पेपर में कई बार पूछा गया है कि किस मौलिक अधिकार के न होने पर अधिकार व्यक्ति के लिए शून्य साबित होते हैं, तो हम सीधा से उत्तर लिख देंगे कि कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार न होने पर अधिकार हमारे शून्य साबित होते हैं। देखिए और हम करें, जैसा कि संविधान आप जानते हैं, संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, जो व्यक्तियों के लिए दिए गए हैं, अब हम कहें इन व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त है, अगर कहीं भी इनका किसी के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, किसी के द्वारा उसका हनन किया जाता है या कोई व्यक्ति के द्वारा और कोई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से हम न्यायालय की शरण में जाते हैं। उसके लिए इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई है। जैसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमानेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख और चौथा है उत्प्रेक्षण रिट या लेख। दोबारा सुनिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आपको कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेक्षण लेख। इनके द्वारा कुछ और अतिरिक्त हमें अधिकार दिए गए हैं अपने अधिकारों की पालना के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए कुछ और अधिकार दिए गए हैं। अब हम जानते हैं कि अगर जब तक कोई व्यक्ति को अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो उन अधिकारों के अभाव में वह व्यक्ति किसी भी काम का नहीं है। अगर अधिकार भी दिए गए, कहीं भी उनका हनन होता है या उनकी कहीं रोकथाम होती है, तभी वो व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत नहीं माने जाते हैं। इसलिए उनको व्यक्तिगत करने के लिए, उन अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले हम करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूं
देखिए, यह व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, जिस व्यक्ति को यह लगता है कि क्या, हम पढ़ते हैं कि क्या लगता है उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को हम क्या मानते हैं कि जैसे कि कोई ने आरोप किया, किसी व्यक्ति ने कोई आरोप किया और फिर भी वो अपने आप को दोषी समझता है, या किसी व्यक्ति ने आरोप नहीं किया और वो पुलिस की नजर में है, पुलिस की हिरासत में है या उसे गिरफ्तार किया गया है, तो ये उसके आधार पर दिया गया बंदी प्रत्यक्षीकरण कि उस व्यक्ति को किस आरोप में बंद किया गया है, उस व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि यह व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो उसमें फंसा हुआ है, जिस पर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई की जा रही है। यह व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिस व्यक्ति को यह लगता है, क्या लगता है कि वह निर्दोष है, वह समझता है कि मैं कौन हूं, निर्दोष है। अगर वो कहीं भी दोषी पाया गया तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है, अर्थात अगर वह सही है तो वह व्यक्ति निर्दोष मानकर उसे बरी कर दिया जाता है। तो इसमें हम मानते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति को किसका अधिकार है, कारण जानने का अधिकार। आगे समझ में, दोबारा एक बार और सुनिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। देखिए, यह व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिस व्यक्ति को यह लगता है, किसको, जिस व्यक्ति को यह लगता है कि वह निर्दोष है, तो उस व्यक्ति को कारण जानने का पूरा अधिकार है। अगर न्यायालय को यह लगता है कि वास्तव में ये दोषी है तो वो दंड पाने का हकदार है, अगर वह निर्दोष है तो न्यायालय द्वारा, हमारी अदालत द्वारा उसे तत्काल रिहा कर दिया जाता है, अर्थात उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे चलते हैं, दूसरी परिभाषा, परमादेश। यह आदेश न्यायालय के उस पदाधिकारी को, यह आदेश परमादेश, किसी को आदेश देना, यह आदेश न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता हो। कि जैसे आपको मैं एक कलेक्टर मान लेता हूं, आप एक जिले के मालिक हो और आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे जिले की प्रशासनिक विभाग आपके अधीन है और आप अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपने समाज का, अपने उस जिले का विकास करें। कहीं भी अव्यवस्थाएं हो रही हैं उन व्यवस्थाओं को संभालें। तो इसलिए यहाँ पर न्यायालय आदेश जारी करता है। इस आदेश में न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य कि वो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका दायित्व क्या है, निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है। जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे, जैसे मैं
एक अध्यापक हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना है। और कहीं भी कोर्स नहीं होता है या परिणाम गिरता है तो उसका जिम्मेदार कौन हूँ? तो मैं। तो इसके लिए आदेश हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे न्यायालय है, तो वो आदेश जारी कर सकते हैं कि आपका कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना, आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। तो अगर वो कोई व्यक्ति कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे उसके कार्यभार से मुक्त कर दिया जाता है। इसलिए इस आदेश में न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का क्या नहीं करता, पालन नहीं करता। क्लियर? आगे देखिए, प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख क्या होता है? ये एक निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में जाता है। देखिए, यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ अदालतों के लिए आदेश देती है, क्योंकि आप जानते हैं बड़ा छोटे के लिए आदेश देता है। प्रतिषेध लेख यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय को किसको देती है? उच्च न्यायालय को। क्योंकि सबसे बड़ी न्यायालय कौन है? जैसे कि आपको बता दूं, देखिए हमारे यहाँ ब्लैक बोर्ड का अभाव है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। ये तीन हो गई। अब ये प्रतिषेध लेख में क्या हो रहा है? यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देती है कि वह उन कार्यों को नहीं करे, उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं हो। ऐसा नहीं कि सर आप पॉलिटिकल पढ़ाते हो और हस्तक्षेप ज्योग्राफी में कर रहे हो, नहीं। तो इसी प्रकार उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में, इसके अधिकार क्षेत्र में सब कुछ आता है, तो ये इसके मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे, ये इसके मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे। तो ये सभी आदेश उच्च अपने अधीनस्थ अदालतों को देती है। क्लियर? दोबारा एक बार, यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ अदालतों को आदेश देते हैं कि उन मामलों की कार्यवाही में करें जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। देखिए, आप वो एक कार्य कभी नहीं करें जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आए। जैसे आपके घर में कोई आपका पड़ोसी पूछने के लिए आया कि आप बगल में कोई भी आपकी प्लॉट है और कुछ है, एक जिम्मेदारी वाला काम कि भाई मैं आपका ये सामान उपयोग में ले लूँ, और आप छोटे हो, आपको पता नहीं कि वो देने योग्य है या नहीं है, और आप कह दो कि ले जा भैया, गलत। कि आप उस पद के योग्य नहीं है, उन आदेशों को देने के योग्य नहीं है। इसलिए इसी प्रकार प्रतिषेध लेख में भी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय को आदेश देता है और उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देता है कि आप उन मामलों की कार्यवाही न करें जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। लास्ट, उत्प्रेक्षण लेख। यह वह आज्ञा पत्र है, यह वह आज्ञा पत्र है यह वह आज्ञा पत्र है जो निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। जैसे कि आपके खिलाफ कोई भी कार्यवाही की गई और उस कार्यवाही में अधीनस्थ अदालतों में आप जानते हैं कि मेरे साथ सही प्रकार का न्याय नहीं हुआ है, तो आप ऊपर जा सकते हैं, रिट लगा के ऊपर पहुंच सकते हैं, तो उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगर वहां भी आप अपनी न्याय व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है तो आप किसके पास जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये क्या होता है? उत्प्रेक्षण लेख। यह वह आज्ञा पत्र होता है जिसमें कोई लेख एक
प्रपत्र जो आपके FIR की कॉपी है वो निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। क्लियर है सर? एक बार पुनः सर्वोच्च संविधान द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ये एक मूल अधिकारों का डॉक्टर माना जाता है। इसके अभाव में जितने भी मूल अधिकार हैं वे सभी शून्य साबित होंगे, क्योंकि इसी अधिकार के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति द्वारा कहीं भी हनन होता है, किसी की रोकथाम होती है, किसी का शोषण होता है या किसी और कोई न्याय व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, तो हम इसके माध्यम से उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण कि किसी व्यक्ति को जो है आपको गिरफ्तार किया गया, तो आप कारण जान सकते हैं कि मुझे किस कारण दोषी बनाया जा सकता है, तो उसको व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार है। दूसरा परमादेश, इसमें उस पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है जो उस काम को करने के लिए उसे उस पद पर आमंत्रित किया गया है। अगर नहीं करता है तो उसे कार्यभार मुक्त कर दिया जाता है। आगे चलते हैं तीसरे, यह उच्च न्यायालय और यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए एक प्रकार से बड़े छोटे को आदेश देता है कि आप उन न्यायालयों उन मामलों की कोई कार्यवाही नहीं करें जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। उत्प्रेक्षण लेख यह वह आज्ञा पत्र होता है जिसमें कोई लेख निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं 2 नंबर में आता है, और जहां पर आप जानते हुए भी उस प्रश्न का उत्तर गलत करके आते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं। अभी अभी जो हमने अनुच्छेद 32 का जो टॉपिक समझा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें क्या है कि अगर कहीं भी 2 नंबर में पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को समझाइए, तो आपको ऊपर दिए हुए शब्दों को प्रयोग में लेते हुए कि भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके अभाव में सभी अधिकार शून्य साबित होते हैं। जब कभी भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो हम इस अधिकार के माध्यम से न्यायालय की शरण में जाकर उनकी पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, और उस व्यक्ति के खिलाफ या उस सरकार के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करवा सकते हैं, जिसके लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं और दी गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण लेख, अधिकार प्रेक्षा, तो ये इनको हम इस प्रकार लिखना है। वहां पर आपको उन परिभाषाओं का वर्णन नहीं करना है। अगर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को समझाते हुए वर्णन करो, तो आपको पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। स्पष्ट करो। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं मूल अधिकार कितने हैं, मूल कर्तव्य कितने हैं, उनको स्पष्ट करना है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक छोटे से डिटेल के तौर पर समझा देता हूँ। इन दोनों में सबसे बड़ी बात एक दूसरे में विशिष्ट संबंध है। एक दूसरे में कैसे संबंध है? विशिष्ट संबंध है। एक तो हमारे
ये तो हमारे क्या है, कर्तव्य, और ये हमारे क्या है, अधिकार। कर्तव्यों की अनुपस्थिति में अगर कहीं भी अनुपस्थिति होती है कर्तव्यों की, तो हम अधिकारों का क्या नहीं कर सकते, पालन नहीं कर सकते। कि अगर आप माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, या आप अपने बड़े की कोई सेवा नहीं कर सकते, या कोई आप सामने वाले की इज्जत नहीं कर सकते, तो क्या आप उससे इज्जत पाने के हकदार हो, नहीं हो। इसलिए कर्तव्यों की अनुपस्थिति में अधिकारों की पालना नहीं हो सकती। इसलिए कर्तव्यों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमें अधिकारों की पालना स्वतः ही हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं इनका उपयोग करने के लिए, इसका अधिकार जितने जो 6 दिए गए हैं, इनका उपयोग करने के लिए, उनका लाभ लेने के लिए हमें संविधान के मूल कर्तव्यों का पालन करना होगा। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, वन्य है, वन्य जीव है, वनस्पति है, राष्ट्रीय धरोहर है, नदी है, नदी है, तालाब है, नाले हैं, और प्रकार से अगर हम देखें राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, उन सभी का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे, तो आप संविधान में दिए गए कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तो आपको अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती। नंबर दूसरी सबसे बड़ी जो बात है इसमें कही गई है, मूल अधिकार जो है हमारे किसमें वर्णित है, भाग 3, और ये 51 के है, और भाग कौन सा, 4। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, और मूल कर्तव्य रूस। नंबर दूसरी बात देखिए, मैं आपको अंतर नहीं पढ़ा रहा हूं, इनका स्पष्टीकरण दे रहा हूं, पहले आप सुनिए फिर इसको और देखिए। दूसरी बात, भारतीय संविधान द्वारा इनको संविधान में सन 1900 और ये संविधान प्राप्ति के समय, देखिए मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक कैसे है। दोनों में सबसे पहले तो विशिष्ट संबंध है कि जब तक हम कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो अधिकारों की इच्छा नहीं रख सकते, अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए इन अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए कर्तव्यों का पालन करना एक अति आवश्यक माना गया है। हाँ, ये एक जाहिर सी बात है कि कहीं भी आप मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो इसके विरुद्ध में कोई भी दंड की व्यवस्था नहीं है, कि आपके खिलाफ कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा कि अगर आप कहीं भी कर्तव्यों का पालन नहीं करते। ये तो अब आपका दायित्व बनता है कि आप अपने देश का सम्मान करें, आप अपने देश का गौरव बचाए रखें, उसके राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करें, हमारे राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें, क्योंकि हमारा दायित्व है कि हम जिस देश में रहते हैं वही हमारा सब कुछ होता है। इसलिए अगर कहीं भी मूल कर्तव्य होते हैं, ये जो आपको दिए गए हैं, इनका पालन करना, चाहे दंड नहीं है फिर भी इनका पालन करना आपका धर्म होता है, आपका कर्तव्य होता है। जैसे ही आप इनको मूल कर्तव्यों का पालन करते हैं तो स्वतः ही आपको अधिकारों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप अधिकार इनका पालन नहीं करोगे राष्ट्रीय झंडे का तो आपको अधिकारों की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु जैसे कि आपने तिरंगे का अपमान किया तो नहीं, मेरा इसका कर्तव्य नहीं है मेरा, तो आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दे रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये मौलिक कर्तव्य 11 हैं, मौलिक अधिकार जो हमने अभी पढ़े हैं वो 6 हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, ये संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, ये संविधान के भाग 4 के 51 में। ये सन 1976 में
संविधान प्रस्तुत किए गए थे, ये संविधान की प्राप्ति के समय व्यक्तियों के लिए दिए गए थे। आगे के लिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों के महत्व। मूल अधिकारों के देखिए, मूल अधिकारों के महत्व। सबसे पहले मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। देखिए, मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है, क्योंकि लोकतंत्र में एक मतदाता मत करने का अधिकार दिया गया है, और अधिकारों में आप जानते हैं कि अधिकारों में हमको मत करने का अधिकार दिया गया है। तो इस लोकतंत्र को जो सफल बनाता है, इस लोकतंत्र को जो सफल बनाता है, उसकी जो आधार है, जो मुख्य जो टिका हुआ है, वह किस पर टिका हुआ है? लोकतंत्र पर। तो उसके लिए मत करने का अधिकार, व्यक्तियों के नागरिकों को मत करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा, इन अधिकारों को इन अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, विकास किया जाता है। नंबर 3, अधिकारों से व्यक्ति की सुरक्षा संभव है। अगर अधिकार नहीं होंगे तो व्यक्ति की सुरक्षा नहीं होगी। दूसरी, अधिकारों से ही देश में समानता का भाव उत्पन्न होता है। अधिकारों से ही देश की अखंडता को सुनिश्चित किया जाता है। इनके माध्यम से ही इनके माध्यम से ही व्यक्ति का शोषण होने पर न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ये हमारे मूल अधिकारों के महत्व है। देखिए,
ये हमारे महत्व है। अब नेक्स्ट वीडियो कर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। काफी धन्यवाद।